गुड मॉर्निंग एवरीवन। द क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रविशंकर कुमार और आज आपके सामने सीसेट का सीरीज लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने वर्ल्ड मैप्स पढ़ाया था। तो दो तरह के सीरीज मैंने शुरू की है। एक मैपिंग की सीरीज है जिसमें वर्ल्ड मैप का डिस्कशन हो रहा है और दूसरा सीसेट सीरीज। इसमें हम सीसेट के बारे में बात करेंगे और सीसेट का पैसेज के बारे में। ठीक है, सीसेट का सीरीज क्यों लेकर शुरू किया गया है? क्योंकि सीसेट एक महत्वपूर्ण आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी हाल फिलहाल 15-20 दिन पहले 2023 का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, तो उसमें मालूम चला कि अधिकांश बच्चों का सीसेट ही नहीं हुआ था। हालांकि उनका जीएस में अच्छा खासा नंबर था, लेकिन सीसेट में कम नंबर होने के कारण फेल कर गए। प्रीलिम्स उनका नहीं हुआ। तो सीसेट एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सीसेट में हम लोग क्या अप्रोच रहेगा? सीसेट में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला पैसेज, दूसरा मैथ, तीसरा रीजनिंग। तो मेरा मानना है कि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह है पैसेज है। क्यों? क्योंकि मैथ किसी साल आसान आ सकता है, किसी साल मुश्किल आ सकता है। यदि मुश्किल आएगा, हार्ड आएगा तो बनना मुश्किल हो जाएगा, आसान आएगी तो बन जाएगा। लेकिन पैसेज का क्या है कि समान अप्रोच रहता है। अगर आपका पैसेज पर कमांड है तो मुश्किल आए या हार्ड आए आप सॉल्व कर ही लीजिएगा। तो पैसेज सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि आप पैसेज में दिया है उसको पढ़िए और उसके बाद आंसर ढूंढिए। दूसरा जो अप्रोच होता है उसमें कि पैसेज को बिना पढ़े, केवल कथन को पढ़ करके उसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि आंसर क्या होगा। तो हम लोग दूसरे अप्रोच के साथ जाएंगे कि बिना पढ़े पैसेज को कैसे सॉल्व किया जाए। क्योंकि जब सीसेट का फुल फॉर्म लिखिएगा, सीसेट का जब फुल फॉर्म लिखिएगा तो वहाँ होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। ये एप्टीट्यूड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? क्योंकि एप्टीट्यूड का मतलब होता है कौशल। जब तक आप में ऐसा कौशल विकसित ना हो, ऐसा लॉजिक विकसित ना हो, क्योंकि यूपीएससी भी चाहती है कि आप में कौशल विकसित हो, आप में एप्टीट्यूड विकसित हो, ताकि इसको आप सॉल्व किया जा सके। तो उसी एप्टीट्यूड से, उसी कौशल से हम पैसेज को सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो पैसेज सॉल्व करेंगे ये 2020 का पैसेज है और सेट ए है। ठीक है, 2020 सेट ए। तो आइए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे पैसेज पे आते हैं। पैसेज में कह रहा है कि उपर्युक्त परिच्छेद से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो जो पहला कथन है, देखिए, रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाना चाहिए। अच्छा, जो पहला कथन है कि यदि कोई आर्द्र भूमि है तो उसको संरक्षित करने के लिए रामसर समझौते के तहत किया जाना चाहिए। अच्छा, अब ये गलत कथन है कि सही है, कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए एक उदाहरण समझते हैं कि यह गलत है कि सही है। यदि आपके घर में आग लग जाए तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? तो उस आग को बुझाइएगा भाई। कि आग लग जाएगा तो सबसे पहले आप संविधान खोल कर देखिएगा कि सरकार इसके लिए नियम बनाया है कि नहीं, कि हम आग बुझाएं कि पहले क्या करें। ऐसा कीजिएगा? नहीं कीजिएगा। आग लगा है तो आग बुझाइएगा। ठीक है। तो यदि उसी तरह हमारी कोई आर्द्र भूमि है जहाँ अगर पॉल्यूशन से उसको हानि हो रही है या किसी प्रकार से उसकी हानि हो रही है, तो उसका हम समाधान ढूंढेंगे कि उसके लिए हम नियम का इंतजार करेंगे। और दूसरी बात, यदि जब रामसर समझौते नहीं हुआ था तो उसके पहले जो आर्द्र भूमि थी उसका हम लोग संरक्षण नहीं कर रहे थे ना, कर ही रहे थे ना। तो उस आधार पर देखा जाए कि रामसर समझौते के अंतर्गत नदियों एवं अन्य आर्द्र भूमि को संरक्षित किया जाना चाहिए, गलत है। इसलिए इस तर्क से, इस एप्टीट्यूड से यह कथन गलत हो जाएगा। अब दूसरा क्या बात किया जाना चाहिए? जल प्रणालियों के निर्माण का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए और आगे अभिवृद्धित किया जाना चाहिए। देखिए, जो भी जल प्रणाली है, वाटर सिस्टम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाए, उसका आधुनिकीकरण किया जाए। जब ज़रूरत हो आधुनिकीकरण का तो आधुनिकीकरण कीजिए।
यदि प्राकृतिक रूप से सुरक्षित है तो उसको क्या जरूरत है आधुनिकीकरण करने का, तो इसीलिए यह भी गलत हो जाता है। अच्छा, अब कथन नंबर सी देखिए, आर्द्र भूमियों को जल के मुक्त स्रोत के रूप में कहीं अधिक प्रबलित करना चाहिए। अच्छा, इसको देखते हैं, अभी अगला कथन पढ़ते हैं। जल की आपूर्ति निःशुल्क नहीं होनी चाहिए ताकि इसके दुरुपयोग और अति उपयोग को रोका जा सके। बताइए, पानी पीने के लिए भी पैसा लगे तो फिर बेकार ही बात है। तो कह रहा है कि निःशुल्क नहीं, पैसा लगेगा, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। बचा क्या आपके सामने? सी कथन बचा, तो इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिंपल। देखिए, एकदम लॉजिक से आराम से सही हो गया। अब अगला देखिए, कह रहा है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक परिच्छेद के लेखक द्वारा दी गई सलाह को श्रेष्ठ रूप से निहित करता है। पहला कथन है कि अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम निम्नलिखित हो सके। ध्यान से पढ़िएगा कि अपने धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम निम्नलिखित हो सके। कहने का मतलब है कि आपके पास 1,00,000 रुपया है, ठीक है, आपके पास 1,00,000 रुपया है। इसको कह रहा है कि ऐसा ऐसा जगह इन्वेस्ट किए। सब मान लेते हैं कि आपके पास 1,00,000 रुपया है। उस 1,00,000 रुपया को आप एक जगह इन्वेस्ट कर दीजिएगा, तो अगर वह कंपनी डूब जाएगी तो आपका पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। और यही 1,00,000 रुपया को कंपनी ए में भी इन्वेस्ट कीजिएगा 20,000 रुपया, कंपनी बी में इन्वेस्ट कीजिएगा, कंपनी सी में इन्वेस्ट कीजिएगा। मान लेते हैं कि इस 1,00,000 रुपया को आप 5 जगह इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कोई एक जगह डूबेगा तो बाकी 4 जगह तो बचेगा ना भाई। तो वही कह रहा है, तो अच्छा बात है। तो इसलिए पहला तो सही लग रहा है। यदि आप धन कमाना चाहते हैं तो जोखिम उठाने वाला व्यवहार आपके व्यक्तित्व का एक आवश्यक घटक होना चाहिए। कैसे मूर्खता की बात कर रहा है कि मान लेते हैं कि आपको तैयारी करना है यूपीएससी का, सबसे पहले आप जान लीजिए कि भाई आप फेल होने वाले हैं, आपसे निकलने वाला नहीं है। यदि इस तरह की धारणा बना लीजिएगा तो आप कभी यूपीएससी निकल पाइएगा? नहीं निकल पाइएगा। तो वही कह रहा है कि आपको धन कमाना है तो सबसे पहले जान लीजिए कि वह आप बर्बाद होने वाले हैं, वो नष्ट ही होने वाला है। ये आदमी ऐसा सोच ले कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो कोई घर से बाहर निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। इसलिए यह भी खत्म हो जाएगा। निवेश करते समय एक ऐसे भरोसेमंद संपत्ति प्रबंधन संगठन संस्था को खोजिए जो आपके लिए धन का ठीक प्रबंधन कर सके। अब बताइए, ऐसी कंपनी कहाँ खोजिएगा? आजकल भाई भाई पर ट्रस्ट नहीं करता है, बाप बेटा पर ट्रस्ट नहीं करता है। आप बाहर की बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन संस्था है जो ज़िंदगी के बाद भी और ज़िंदगी के पहले भी आपको कर सके। तो ऐसी कोई संस्था नहीं है कि जो आपको कह दे कि नहीं भाई हम आपका एकदम कर देंगे। सब बकवास बात है। चौथा कथन है कि आपको जानना चाहिए कि आपके धन का निवेश एक जोखिम भरा व्यवसाय है। क्यों जानना चाहिए भाई? क्यों जानना चाहिए कि जोखिम भरा निवेश है और हमेशा जोखिम ही होगा? हो सकता है जोखिम ना भी हो। अगर हम पहले से ही जान जाएंगे वही कि हाँ भाई हम फेले होने वाले हैं, तो फिर क्या जरूरी तैयारी करने वाले का। तो इसीलिए ये सब बकवास कथन है, एकदम बेकार कथन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। आपके धन को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में इस प्रकार बांटे कि आपका जोखिम न्यूनीकृत हो सके। एकदम लॉजिक से बनेगा। ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं है जो लगे कि हाँ यार मतलब क्या बता दिए ये, ठीक है, उतर के यहाँ नहीं, एकदम तर्क से बात किया जाएगा। आप पहला देखिए, उसके बाद अगला देखिए पैसेज कि जैव प्रौद्योगिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है कि कह रहा है कि जैव प्रौद्योगिकी नियमन एक विकासशील प्रक्रिया है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी नियमन के विषय में नीति निर्णय के लिए लोगों की भागीदारी की आवश्यकता है।
लोगों की भागीदारी की बात बता रही है यहाँ पे। लोगों की भागीदारी समझते हैं, या साधारण शब्दों में बोले तो जन भागीदारी, मतलब लोगों की भागीदारी। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कि आपका ब्याह होने वाला है, तो ब्याह होता है तो क्या होता है कि आप कार्ड बांटते हैं, 100-200 कार्ड छपवाए, 500 कार्ड छपवाए, घरे घरे बांट दिए। काहे बांटते हैं कि आप चाहते हैं लोगों की भागीदारी, कि भाई मेरा ब्याह हो रहा है, आप मेरे ब्याह में आइए, डांस करिए, खाइए पीजिए, मज़ा लीजिए, जीवन का आनंद लीजिए। तो आप लोगों को बताते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में सरकार कभी आपको आके घरे घरे बताती है? अरे सरकार जो सरकारी योजना जो आती है वो तो बताएबे नहीं करती है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताएगी वो? और दूसरी बात कि बायोटेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो पढ़ा लिखा व्यक्ति तो मतलब ढंग से नहीं जान पाता है। अब भारत का जो अनपढ़ लोग हैं, जो अशिक्षित है, उनको कैसे मालूम चलेगा कि वो घरे घरे जाके, अरे चाची, अरे बुआ, अरे दादी, अरे देखना है कि नया नया आया बायोटेक्नोलॉजी, कि जहाँ तरू तो वो जानेगा लोग कुछ हो। इसीलिए इसमें लोगों की भागीदारी की आवश्यकता नहीं है, ये सब बेकार कथन है। तो इसीलिए ये आपका कथन गलत हो जाएगा। अब देखिए, इसमें कथन 2 इसमें भी है, कथन 2 इसमें भी है, कथन 2 इसमें भी है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सिंपल सा, बहुत आसान है। बस आपको तर्क क्षमता, एप्टीट्यूड डेवलप करना है। बस आप हमसे जुड़े रहिए, एकदम पैसेज को धुआं धुआं उड़ा दिया जाएगा। देखिए अगला जो पैसेज है, अगला जो मतलब प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद के मर्म को श्रेष्ठ रूप से अंतर्निहित करता है? तो कह रहा है कि जीएम फसलों को, जीएम फसल, जीएम को बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड। क्या बोलते हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है? तो मतलब जैसे कि जो जीन होता है ना, जैसे कि कहा जाता है कि हाँ वो अपने पापा पर गया है, वो अपने मम्मी पर गया है। क्यों कहा जाता है? कि उनका जीन उसके तरह है, उनके पिताजी की तरह है। ठीक है। तुम किसी बाहरी व्यक्ति को कहते हैं कि हाँ उसके पापा पर गया है, नहीं कहते हैं। कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि आपका बाल झड़ रहा है, तो कहा जाता है कि हाँ कि आपके ख़ानदान में आपके पिताजी का भी बाल झड़ रहा होगा, इसीलिए आपका भी बाल झड़ रहा है। तो ये सब कैसे मालूम चलता है? सब जीन से मालूम चलता है। तो उसी जीन को मॉडिफाई कर दिया जाता है। मॉडिफाई मतलब रूपांतरित कर दिया जाता है, कोई और मतलब रूपांतरित करके कोई और जीन डेवलप किया जाता है। ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो जीएम फसलों के विकास पर वर्तमान विमर्श में सतर्कता सिद्धांत को महत्व नहीं दिया गया है। सतर्कता सिद्धांत, इसका क्या मतलब है? अगर जीन को आप मॉडिफाई कर रहे हैं तो क्या आप सतर्क नहीं बरतिएगा कि हाँ इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है? यदि हमारे जीन को अगर मॉडिफाई किया जाए तो क्या सावधानी नहीं बरता जाएगा? अगर सावधानी नहीं बरता जाएगा तो हम जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसी तरह किसी फसल का, जैसे मान लेते हैं धान का, या बीटी कॉटन आया था, या एक बैगन आया था, तो अगर उसके जीन को आप मॉडिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बना रहे हैं, तो क्या उसको आप सावधानी नहीं बरतिएगा? बिल्कुल बरतिएगा। अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो वह बहुत नुकसानदेह हो जाएगा, क्षति हो जाएगा। इसलिए यह गलत हो जाएगा, बेकार कथन है। ठीक। अब दूसरा कथन कह रहा है कि कथन भी कह रहा है कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन प्रशमन और अनुकूलन क्रियाविधियों में जैव माने बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है भाई? आजकल जो जीव जंतु, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व लाया गया है, टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया है, क्यों लाया जाता है ऐसा? जब जीव कोई प्राकृतिक जगह पे सुरक्षित नहीं रह पाता है तो उसको सुरक्षित करने के लिए हम लोग कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। तो हम लोग जीन पूल का निर्माण करते हैं। ठीक है, जीन पूल का निर्माण क्यों करते हैं? ताकि वह अपने प्राकृतिक जगह पर सुरक्षित नहीं है तो उसको एक कृत्रिम जगह दिया जाता है जहाँ कि वह सुरक्षित रह सके। ठीक है, चाहे पार्क बनाते हैं, वो चिड़ियाघर बनाते हैं कि वहाँ पर जाकर जीवित रह सके, तो ऐसा नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा।
तीसरा कथन है कि जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका जीएम फसलों के विकास के लिए आज की प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। सही लग रहा है। कह रहा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी की भूमिका है जीएम फसलों के विकास के लिए, हमने जो जीएम फसल है मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं उसके विकास करने के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। तो उसका विकास केवल आज के प्राथमिकता तक सीमित नहीं है। बिल्कुल बात सही है। केवल आज तक नहीं है, भविष्य में भी हो सकता है भाई, फ्यूचर में भी इसका काम हो सकता है, इसलिए सही लग रहा है। जैव बायोटेक्नोलॉजी के नकारात्मक परिणाम ठीक ढंग से समझे नहीं है। क्यों नहीं? यही न पहला कथन कह रहा है, जब तक सावधानी नहीं बरतेगा तब तक इस तरह की काम वो कर ही नहीं सकता है, इसलिए यह भी कथन गलत है। तो आराम से आपका आंसर मिल गया सी। बहुत आसान है, बस आप जुड़े रहिए, सीसेट का धुआं उड़ जाएगा। तो उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा भारत की दृष्टि से सर्वाधिक तर्कसंगत एवं व्यवहारिक निर्धारित हो सकता है? आइए अब यहाँ देखिए, नदियों के अंतःसंबंधन को प्रारंभ किया जाना चाहिए। कथन तो सही लग रहा है। अच्छा, पहला कथन क्यों सही लग रहा है? नदियों जल के यथोचित वितरण के लिए पूरे देश में बांधों एवं नहरों के नेटवर्क का निर्माण किया जाना चाहिए। यह भी सही लग रहा है। आइए तीसरा देखते हैं, कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। बोरवेल देखिए, यहाँ पे जब कथन समझ में ना आया कि सही है गलत है, जितना भी कथन दिया सबको पढ़िए, कोई ना कोई ऐसा जरूर देगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं होने वाला है। तो बोरवेल समझते हैं, जैसे कि जब खेतों में पानी पटाया जाता है तो लोग बोरवेल बनाते हैं। देखिए यहाँ पे ये समझिए, भूमि है पाठ है और नीचे भूमिगत जल है। चलिए, कह रहा है कृषकों को बोरवेल की खुदाई के लिए सुलभ ऋण दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बकवास कथन है। कैसे बकवास कथन है ये बात करते हैं। क्योंकि अगर बोरवेल की खुदाई के लिए, क्योंकि जो बोरवेल की समस्या है, लोग इसी बोरवेल से खेतों में पानी पटाते हैं, तो जो भूमिगत जल है इसके माध्यम से खेतों में जाता है। तो आजकल देखिए, हमारे गांव की ही बात कर लेते हैं कि वहाँ पे पानी की समस्या इतनी हो गई कि मत पूछिए। कल से पानी नहीं दे रहा है, लोग समरसेबुल हलवा रहे हैं। क्यों कल से पानी नहीं दे रहा है? क्योंकि जो भूमि का जल स्तर है वह नीचे चला गया है। तो मान लेते हैं कि पहले यहाँ तक पानी था, अब यहाँ तक पानी हो गया है, अब यहाँ पानी हट गया है। तो जो कल पहले यहाँ तक आता था, यहाँ से पानी लेता था, जो पहले कल कितना तक आता था, 60 फीट, 100 फीट, 150 फीट, कहीं कहीं 250 फीट, तो यहाँ तक पानी आता था। जब यहाँ तक पानी था तो कल से पानी देता था। लेकिन अब क्या है कि जलस्तर इतना नीचे चला गया है कि लोग समरसेबुल लगाना पड़ रहा है। तो समरसेबुल लगभग 800 फीट, 900 फीट, 500 फीट यहाँ तक जाता है, तब जा कर के पानी वहाँ तक पहुँचता है, तो पानी निकलता है। तब बोरवेल से क्या है कि और ज़्यादा जो भूमिगत जल है उसका और ज़्यादा शोषण हो रहा है। तो इसलिए जब बोरवेल से भूमिगत जल का शोषण हो रहा है, जल स्तर गिर रहा है, तो सरकार इसके लिए ऋण क्यों देगी भाई? तो इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। जब तीसरा कथन गलत हो जाएगा तो तीसरा कथन इसमें भी है और तीसरा कथन इसमें भी है, तो ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ऑप्शन डी होगा भी नहीं। अब बचा 1 और 2 और 5। तो 5 देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं पहले। तो कृषि में जल के प्रयोग को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जाना चाहिए। अब जल के उपयोग के लिए भी कानून बने तो फिर बेकार है, जल के उपयोग के लिए पैसा लगे तो यह भी बेकार ही बात है। तो इस तरह का कथन एकदम बेकार हो जाता है। तो चौथा कथन भी गलत हो जाएगा। इसमें गलत चौथा है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए।
और पाँचवा तक देख लेते हैं। कह रहा कि केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नदियों के जल के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। एकदम बकवास कथन है। कैसे कथन बकवास है? यदि मान लेते हैं कि अभी वर्तमान में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होगी वहाँ पे यदि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार होगी वह उस राज्य का पक्ष लेगा। जैसे कुछ कृष्णा नदी जल विवाद हो गया, कावेरी नदी जल विवाद हो गया, तो ये बहुत सारा राज्यों में विवाद है। तो मान लेते हैं कि किन्हीं राज्य में बीजेपी की सरकार है तो उस राज्य का बीजेपी पक्ष लेगी। लेकिन अगर किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, कांग्रेस की सरकार है या किसी अदर क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है, तो उसका पक्ष नहीं लेगी वो। तो इसीलिए इस तरह का कदम केंद्र सरकार कह रहा है तो गलत बात है। हाँ, भले उसके लिए एक संस्था बनाई जाती है ताकि जल का वहाँ पे नियमन हो सके, अलग बात है, लेकिन केंद्र सरकार पूर्णतः हस्तक्षेप करे ऐसा बेकार कथन है, इसलिए गलत कथन है। अभी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये सिंपल सा। तो आज हमने इस लेक्चर में 5 पैसेज सॉल्व किए हैं लॉजिक से। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि हाँ कुतर्क किया जा रहा है या बिना लॉजिक के, कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि बिना पैसेज को पढ़े आप प्रश्न सही किया सकता है। आराम से सही किया सकता है, बस उस तरह का एप्टीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। और 1 या 2 दिन में नहीं आने वाली है, इसमें बहुत समय लगने वाला है। इसलिए यदि आपको ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप पढ़ के सॉल्व कीजिए। अगर ऐसे सॉल्व कर पाते हैं तो और बढ़िया बात है, ऐसे सॉल्व कीजिए। अच्छा, सिंपल सा एक उदाहरण समझते हैं। जो भारत की जो लंबाई है वो पूरब से पश्चिम फैला है कि उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है? यदि कथन में दिया रहे कि हिमालय का विस्तार उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, तो इस कथन को आप गलत मानिएगा कि सही मानिएगा? गलत मानिएगा भाई, क्योंकि हिमालय का जो विस्तार है वो पूरब से पश्चिम की तरफ फैला हुआ है, इसलिए गलत हो जाएगा ये। तो इसमें पैसेज की पढ़ने की आवश्यकता है नहीं है। हाँ, हालांकि एक और महत्वपूर्ण बात, सारे पैसेज को आप बिना पढ़े नहीं सॉल्व कर सकते। मतलब अधिकांश पैसेज, मान लेते हैं कि अगर 30 पैसेज है तो 25 पैसेज तो बिना पढ़े सॉल्व कर ही सकते हैं। 5 से 7 पैसेज ऐसे होंगे जिसके लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता होगी। तो कौन से पैसेज है जिसको पढ़ने की आवश्यकता होगी, उसकी चर्चा धीरे धीरे आगे करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चाहते हैं कि हम आगे भी वीडियो बनाएं तो कमेंट कीजिए कि हम आगे वीडियो बनाएं। और जितना भी पैसेज जब से शुरू हुआ है तो 5 से 7 साल का जो भी है, 10 साल का, सभी पैसेज को हम सॉल्व करवाएंगे इस 16 जून के पहले तक, यदि आप चाहते हैं तो धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कपिल शर्मा शो नहीं, द क्लासरूम। धन्यवाद।